नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर एक एक करके देखा था, उसी सीरीज में हम लोग यूपी टेट 2021 के लिए, जो कि नई परीक्षा तिथि आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, किसी भी दिन आप लोगों को नई परीक्षा तिथि आप लोगों के सामने हो सकती है, नोटिफिकेशन आ सकती है आयोग के द्वारा। तो हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिवीजन करना पड़ेगा, जिनके प्रश्नों की आने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं एग्ज़ाम में, या पिछले वर्षों के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें बार बार ये इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखेंगे, जिससे एक प्रश्न हमेशा कई वर्षों से देखा गया है कि हमेशा एक प्रश्न इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आता ज़रूर है। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का सेशन। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। अगर जो आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो दोस्तों, हम लोग इसी क्रम में देखेंगे बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं। उनमें सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को एक खंड का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था। जैसा कि आप लोगों को फोटो में दिख रहा है, ये अल्फ्रेड बिने जी हैं और इनके सहयोगी थे टर्मन और स्टर्न। इन दोनों लोगों ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में अल्फ्रेड बिने का सहयोग किया था। यह जो है बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांतों में से एक है, एक कारक सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है, एक तत्व जो बताया गया है, जो एक कारक बताया गया है, वह अविभाज्य इकाई बताया गया है। जो एक कारक इसमें बताया गया है वह अविभाज्य इकाई बताया गया है। कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना भी करी है और इस सिद्धांत की आलोचना करके बताया गया है, कुछ आलोचकों ने बताया है कि यह जो है निरंकुशवादी सिद्धांत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने जरूर याद रखिएगा। और कभी कभी इनके सहयोगी पूछ लेता है तो टर्मन और स्टर्न, ये दोनों इनके सहयोगी हैं और यह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत को दो तत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है या दो खंड का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसके प्रतिपादक हैं ब्रिटेन के स्पीयरमैन जो फिर काफ़ी फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। ये जो है इसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, और यह सिद्धांत 1904 में इन्होंने दिया। 1904 याद रखिएगा, 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं। इनमें से एक कारक को सामान्य कारक तथा दूसरे को विशिष्ट कारक कहा है। इसे इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है बुद्धि को, जिसमें दो कारक बताए हैं। एक है जी कारक, जिसे बोलते हैं जी फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा एस फैक्टर। जी मतलब जनरल और सामान्य कारक, और एस मतलब विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने दो कारक बताए हैं, एक जी और एक एस फैक्टर। तो ये याद रखिएगा, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। बुद्ध के जो अन्य सिद्धांत हुए हैं उनकी नींव इसी सिद्धांत से पड़ी है। यह चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ और इस सिद्धांत में ध्यान रखनी है कि जो कि सामान्य कारक इन्होंने बताया है, जनरल फैक्टर, वह 95% होता है और विशिष्ट कारक जो है वह 5% होता है। सामान्य कारक के अंतर्गत जन्मजात कारक आते हैं जो कि महत्वपूर्ण कारक होते हैं, और जो विशिष्ट कारक होते हैं वह अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, उनका निर्माण होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो जो सीखा है उसे अर्जित किया है हमने, वह हुआ विशिष्ट कारक। और जैसे कि जो भी चीज़ होती है वह जो जन्मजात है, हमने सीखी नहीं है, हमारी जो चीज़, मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, जो जन्मजात है वह जो है जनरल फैक्टर में या सामान्य कारक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिकारक का सिद्धांत। त्रिकारक का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, और तीसरे कारक को इन्होंने समूह कारक कहा है। पिछले जो सिद्धांत में हमने देखा, जिसमें दो तत्व का सिद्धांत जो हमने देखा स्पीयरमैन का, उसमें दो कारक दिए गए हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इस सिद्धांत में जो यह त्रिकारक सिद्धांत है, इसको स्पीयरमैन ने दिया है और इसने उन दो कारकों में एक कारक ऐड कर दिया है जिसे बोला गया है समूह कारक या ग्रुप फैक्टर। इसके बारे में देखते हैं, एक मिनट। तो जो इन्होंने स्पीयरमैन में जो समूह कारक बताया है उसके बारे में एक मिनट हम लोग देख लेते हैं ज़रा। जैसे कि इससे पहले वाले सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़े थे कि दो कारक द्विकारक सिद्धांत में
दो कारक सिद्धांत में जो हम लोगों ने देखा था वह जो है, एक था जनरल फैक्टर जिसे सामान्य कारक कहा गया था, और दूसरा था विशिष्ट फैक्टर या विशिष्ट कारक जिसे बोला गया था, और इन्होंने एक तीसरा ऐड किया है जिसे सामूहिक कारक बोला गया है। तो अगर जो हम इसे मान लेते हैं या सामान्य कारक है और यह विशिष्ट कारक था, तो यह जो बीच का था इसे इन्होंने माना था समूह कारक या सामूहिक कारक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि समूह कारक त्रिखंड का सिद्धांत या त्रिकारकी सिद्धांत जो दिया है वह दिया है स्पीयरमैन ने, और इन्होंने तीसरा जो कारक ऐड किया है वह है सामूहिक कारक या समूह कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे, और इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। देखते हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं और यह स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जो बुद्धि है वह कई कारकों का मिश्रण होता है और जिसमें कई योग्यताएं भी समाहित रहती हैं, और वह जो है अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जैसे कि खेलना, दौड़ना, चलना, बोलना, इस प्रकार के असंख्य जो है यहाँ पे कारक बताए हैं इन्होंने। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है ये भी हम कह सकते हैं कि बुद्धि अनिश्चित या स्वतंत्र तथा प्राथमिक तत्वों का एक रूप से माध्य है। सभी तत्व जो इसमें रहते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इस सिद्धांत में हमें इस सिद्धांत में ध्यान रखनी है। इन्होंने बताया कि कारकों जो कारक होते हैं उसमें उभयनिष्ठता देखी जाती है। जिस व्यक्ति के कारकों में जितनी भी उभयनिष्ठता होगी वह बालक उतना ही अधिक बुद्धिमान रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। तो यह जो समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत है इसको दिया था, प्रतिपादित किया था थर्स्टन ने, लुईस थर्स्टन ने 1938 में। यह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो 1938 में ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने देखिए क्या बताया कि दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। और इन्होंने इस जो है सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि 7 प्राथमिक कारकों से बनी है, या इन्होंने बताया है या दिया है, और प्रत्येक कारक जो है वह भिन्न और अद्वितीय होता है। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। ठीक है, इसका एक उपनाम भी है जिसे हम लोग प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का उपनाम प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत है, और प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत भी इसे बोल सकते हैं। अगला है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिकोणीय सिद्धांत। या जो बुद्धि का त्रिकोणीय सिद्धांत है इसके प्रतिपादक रॉबर्ट जे स्टनबर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट जे स्टनबर्ग हैं। इन्होंने बताया है कि जैसे कि कोई बालक है उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह अपने जीवन में वह सफल हो जाएगा, या सिक्योर नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल अच्छा है तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। और इन्होंने दूसरा पक्ष यह भी रखा कि यह भी नहीं है कि किसी भी बालक का अगर जो या किसी भी मानव का आईक्यू लेवल कम है तो वह अपने जीवन में असफल होगा, यह भी ज़रूरी नहीं है। यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, तथा यह भी जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो यह बात रही। इस सिद्धांत के बारे में बता दें कि पहली बात तो स्टनबर्ग है, इनकी एक बुक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, और 1985 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने बताया है कि 3 चीज़ें बताई हैं। त्रितंत्र जो बताया उसमें 3 चीज़ें बताई हैं, संदर्भ, दूसरा घटक, तीसरा अनुभव। संदर्भ मतलब कि नए वातावरण में खुद को ढाल लेना। घटक मतलब किसी भी विषय की विशेषता बताना तथा उसकी आलोचना करना। और अनुभव जो तीसरा आता है वह होता है कि पूर्व से प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग करना। और यह तीनों जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत।
बहुबुद्धि सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक गार्डनर रहे हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि गार्डनर की फोटो यहाँ लगाई गई है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर हैं। इन्होंने कहा है कि गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। उन 8 प्रकार के अगर जो नामों को हम बताएं तो कुछ नामों को हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि को इन्होंने 1998 में जोड़ा। और एक और है अस्तित्ववादी बुद्धि, जो कि सन 2000 में ऐड की गई है। मूलतः इस सिद्धांत में केवल 7 कारक थे और इसमें भी यह कहा गया है कि कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और इन्होंने बताया है कि बुद्धि एकाकी ना होकर बहुकारकी होती है, इसीलिए इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत बोला गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी बता देते हैं, जैसे कि भाषाई बुद्धि होती है। इसमें क्या होता है, शब्दों व वाक्यों के बोध की क्षमता अधिक होती है और जिस भी मनुष्य या जिस भी बालक या जिस भी व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि का समावेश होता है या ज़्यादा होती है, वह कवि, अध्यापक, वकील व इतिहासकार बनते हैं। तार्किक बुद्धि को, जैसा कि इसे गणितीय बुद्धि या आंकिक बुद्धि कहते हैं, इसमें क्या होता है, तर्क करने की क्षमता और अंकों को पहचानने की क्षमता अधिक होती है और वह व्यक्ति गणितीय प्रक्रिया में दक्ष होता है। इसे वैज्ञानिक इस बुद्धि के द्वारा वैज्ञानिक, गणितज्ञ या इंजीनियर्स वगैरह इससे होते हैं, मतलब जो इंजीनियर्स गणितज्ञ होते हैं उसमें आंकिक बुद्धि या तार्किक बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि क्या होती है, जैसे कि कल्पना शक्ति या कल्पना करने की योग्यता अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जो चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, कलाकार होते हैं उसमें स्थानिक बुद्धि होती है। और शारीरिक गतिक बुद्धि अगर जो हम उदाहरण देख लें तो इसमें क्या रहता है, शरीर पर नियंत्रण रहता है, जैसे कि खिलाड़ी हुए, योगाचार्य हुए, नृत्यकार हुए, डांसर हुए, उन सब में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। संगीतज्ञ बुद्धि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संगीतज्ञ बुद्धि मतलब जिनका संबंध संगीत से होता है, संगीतकार, भजनकार, गायक, यह सब, इन सब में संगीतज्ञ बुद्धि पाई जाती है। फिर जैसे कि फिर चलिए ठीक है, कुछ उदाहरण थे यहाँ पर। फिर अगला देखते हैं। अगला है प्रतिचयन या प्रतिदर्श का सिद्धांत। यह जो है थॉमसन द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि प्रतिचयन या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, तो वह दिया थॉमसन, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ अन्य और सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मानसिक योग्यता सिद्धांत। यह जो मानसिक योग्यता का सिद्धांत है यह दिया गया केली के द्वारा। केली नाम याद रखिएगा, केली के द्वारा मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया गया। एक और है, वह है सूचना प्रसारण का सिद्धांत। सूचना प्रसारण का जो बुद्धि का सिद्धांत है यह स्टैनफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो ये मानसिक योग्यता का सिद्धांत और सूचना प्रसारण का सिद्धांत आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि से संबंधित सिद्धांत थे जो कि यूपी टेट 2021 आगामी जो होने वाली है परीक्षा, उसके लिए अति महत्वपूर्ण बुद्धि के सिद्धांत हैं। इसमें मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि एक प्रश्न आपको जो है परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो या सेशन आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस ध्येय ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।